सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। कल के वीडियो में हमने देखा कि टेक्निकली भारत जो है लगभग 3,500 वर्ष तक किसी न किसी रूप में गुलाम रहा है। भारत का कोई न कोई क्षेत्र विदेशी शासकों के अधीन रहा है, विशेषकर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत। यही कारण है कि आज भी उत्तर और उत्तर पश्चिम के भारत के लोगों में गुलामी मानसिकता पाई जाती है। यही कारण है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम में आज भी लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं और जाति आधार पे, धर्म आधार पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ विशेषज्ञ तो इस क्षेत्र को काऊ बेल्ट भी कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि अभी भी लोगों में गरीबी, गुलामी वाली मानसिकता है। अभी भी यहाँ के लोग ओपन माइंडेड नहीं है। जहाँ दुनिया के लोग अंतरिक्ष में जाने की सोच रहे हैं, देश दुनिया को खूबसूरत बनाने की सोच रहे हैं और लाइफ विदाउट मनी, पैसे के बिना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भारत में अभी भी लोग धर्म, जात, ऊंच नीच के कारण आपस में लड़ रहे हैं। तो इसका कारण है उनकी गुलामी वाली मानसिकता। अंधविश्वास में लिपटे हुए हैं। कोई अपने आप को भगवान घोषित कर देता है, उसको भगवान मान बैठे हैं कि ये कारण है गुलामी वाली मानसिकता। जब गुलाम जो होता है, हमेशा गुलाम को एक स्वामी चाहिए और यही कारण है कि आज कल लोग इंसान को भगवान मान बैठे हैं। तो इससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में गुलामी वाली मानसिकता क्यों है, क्योंकि ये हमेशा से गुलाम रहा है। आज हम बात करेंगे कि भारतीय गुलामी के अन्य कौन से भी कारण थे महत्वपूर्ण। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि भारतीय गुलामी के कारण थे आर्य आए, उसके बाद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, पार्थियन और कुषाण आए, उन्होंने गुलाम बनाए। लेकिन ये सफल क्यों हुए भारत में, जबकि भारत एक मजबूत राज्य था। भारत के पास हर प्रकार के संसाधन थे, लोहा था, कृषि योग्य भूमि थी, महत्वपूर्ण शासक थे। उसके बावजूद भी भारत कैसे गुलाम हुआ? तो उसका प्रमुख कारण है भारत में जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के कारण न सिर्फ भारतीय शासकों में बल्कि भारतीय जनता में हमेशा से एकता का अभाव रहा है। एक राष्ट्र, एक देश की भावना उनमें कमजोर रही है। यही कारण था जब विदेशी शासक आते थे तो भारतीय शासक एकजुट होकर उनका प्रतिरोध नहीं करते थे, मुकाबला नहीं करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक यानी मौर्यों के शासन में विदेशी शासक जो थे वो भारत में सफल आक्रमण किए, लेकिन सफलता नहीं मिली बल्कि उन्हें पराजित होना पड़ा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो उत्तर पश्चिम में जो बैक्टीरिया राज्य था उसके अधिकांश भागों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और सेल्यूकस को पराजित करके उसके 5 राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसमें हेरात, कंधार, काबुल जैसे प्रमुख राज्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारतीय सीमा ईरान तक पहुंच गई थी, जिसको अशोक ने भी बनाए रखा अपने शिलालेख के माध्यम से, जो कंधार वगैरह भी पाए गए हैं। तो इससे पता चलता अशोक की सीमा थी। इसका कारण था कि वैदिक आर्यों ने जो जाति व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था गंडक नदी पार नहीं की, यानी जहां मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ वहां उसका आर्यीकरण नहीं हुआ। वैदिक आर्यों की व्यवस्था वहां पे लागू नहीं हुई और यही कारण था कि वहां के लोगों में एकता थी, जिसके कारण वहां एक साम्राज्य का निर्माण हुआ और उन्होंने पूरे भारत पे अपना साम्राज्य फैलाया और भारत से बाहर भी अपना साम्राज्य फैलाया। तो भारत में विदेशी शासकों की सफलता का प्रमुख कारण था आर्यों द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था उन्होंने इसलिए बनाई, इसके 2 मत हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था से
सुचारू रूप से सामाजिक कार्य प्रणाली संपन्न होता था, क्योंकि कार्य अगर बटा होगा तो लोग अपना अपना कार्य करेंगे। जो ब्राह्मण अपना पठन पाठन का कार्य करेगा, क्षत्रिय जो है रक्षा करने का कार्य करेगा, वैश्य जो है व्यापार का काम करेगा, और शूद्र जो है, जो कमजोर है मानसिक शारीरिक रूप से, वो सेवा का काम करेगा। तो जिससे एक दूसरे के क्षेत्र में ओवरलैप नहीं होगा तो संघर्ष नहीं होगा। लेकिन वहीं एक दूसरा मत है इतिहासकारों का कि उन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का इसलिए वैदिक आर्यों ने इजाद किया ताकि वो अपने विशेषाधिकार को सुरक्षित रख सके और उनके बच्चों को ये विशेषाधिकार बिना किसी योग्यता के मिलता रहे। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा, वो पठन पाठन का कार्य ही कराएगा, पूजा का कार्य कराएगा, चाहे वो योग्य हो या न हो। क्षत्रिय वर्ग में पैदा हुआ है तो हमेशा शासक ही रहेगा, चाहे उसके योग्य हो या न हो। वैश्य वर्ग में पैदा हुआ है तो व्यापार ही करेगा, खेती ही करेगा, चाहे वो ऊपर जाने के योग्य हो तब भी, और शूद्र हो चाहे वो कितना योग्य हो तो सेवा ही करेगा। तो एक दूसरा मत है, और कहीं न कहीं इसके चलते लोगों में द्वेष की भावना थी या क्रोध था एक दूसरे पर, क्योंकि ऊपर के जो दो क्लास थे वो शोषण करते थे नीचे के दोनों क्लासों का। इसलिए भारत में कभी भी अक्सर क्षत्रिय राजा होते थे तो जनता उनका साथ नहीं देती थी, क्योंकि वो दोनों लोग मिलकर उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण करते थे। इसलिए विदेशी शासक बड़े आसानी से सफल हो जाते थे भारत में। और यही कारण है कि जब उसके बाद मुगल आए, सल्तनत काल के मुस्लिम आए और अंग्रेज आए, तब भी यही मेन कारण था कि क्षेत्रीय राज्य थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, वहां की जनता थी, उन्होंने एकजुटता नहीं दिखाई। और यहां तक कि ब्रिटिश सैनिक में शामिल हो गए भारतीय, क्योंकि उनमें एकता का अभाव था। बहुत से लोग तो अपना धर्म ही कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि उनको जिस जाति व्यवस्था में रह रहे थे उनसे उनका असंतोष था। मार्क्सवादी इतिहासकार इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भारतीय जातिगत व्यवस्था ने भारत को गुलाम बनाया, क्योंकि भारतीय लोग न सिर्फ भारतीय उनमें एकता का भाव था, बल्कि जो विदेशी शासक थे उनकी सेना में शामिल हो जाते थे और भारतीय राज्य को जीतने में मदद करते थे। इतिहास की सारी पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलेगा। ब्रिटिश जब भारत आए तो मात्र 3400 थे और 34 करोड़ लोगों पे शासन कैसे स्थापित कर लिया? इसलिए किया कि उनकी सेना में उनके कर्मचारी सभी भारतीय थे, भारतीयों ने ही उनका सहयोग किया, और यहां तक कि भगत सिंह को फांसी देने वाला भी भारतीय था। तो जातिगत व्यवस्था ने भारत को गुलाम निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में जो जाति व्यवस्था थी जिसका निर्माण आर्यों ने किया था, उस व्यवस्था ने भारत को गुलामी में धकेल दिया। और यही कारण है कि आज भी जातिगत व्यवस्था के कारण भारत की तरक्की एक विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत से टैलेंटेड लोग जातिगत और धार्मिक भेदभाव के कारण ऊपर उठ नहीं पाते हैं। तो जब तक हम इन जातिगत और धार्मिक भेदभाव के स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम भारत को विश्व गुरु या एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। अगर आप इस बारे में नहीं सोचा है आपने, तो इस बारे में जरूर सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ये राय तो इतिहासकारों का